फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो हम लोग बारी बारी से काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों को पढ़ेंगे। इनमें से पहले पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये तभी एक्ट करता है जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो। इट एक्ट्स only when there is relative motion between two surfaces in contact. Two surfaces in contact. तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स तब भी एक्ट करता है जब रिलेटिव मोशन नहीं हो बल्कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, है ना। मतलब रिलेटिव मोशन दो केसेस में एक्ट करता है, या तो रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है उस टाइम पर जब फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लेकिन जब रिलेटिव मोशन हो और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता हो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि अपने पास दो बुक्स हैं, है ना। एक बुक ये हो गया और इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है ना। एक छोटा सा बुक रखा हुआ है इसके ऊपर। तो जब हम लोग नीचे वाले को खींचेंगे तो ऊपर वाला भी साथ साथ में जा रहा है, ठीक। जब इसको हम लोग खींच रहे हैं तो ऊपर वाला भी साथ में चला गया, कुछ इस तरह से। जब नीचे वाला बुक जो है वो यहाँ पहुंच गया तो ऊपर वाला भी साथ में पहुंच गया। दोनों बुक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, ठीक है। दोनों x डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। इसका मतलब यह है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन जब ये चला होगा तो ऊपर वाला हमने फोर्स लगाया नीचे और इसको खींच कर ले गए, तो ऊपर वाला साथ में गया है, यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा आगे ले जाने के लिए, है ना। कोई फोर्स लगा होगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये काइनेटिक नहीं होता, ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होता है ना। नीचे वाले बुक को खींचा हमने, ऊपर वाला साथ में चला गया, तो ऊपर वाला बुक और नीचे वाले बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, लेकिन वो काइनेटिक नहीं है ना। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट काइनेटिक, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने एक बुक रखा है ऐसे, फिर से एक बड़े से बुक के ऊपर एक छोटा सा बुक रख दिया, है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो ये बड़ा बुक है नीचे, ये भी बुक है और ऊपर वाला भी बुक है। हमने नीचे वाले पर फोर्स लगाया और इसको खींच करके आगे ले गए, ठीक। तो ऊपर वाला जो बुक है वो कुछ आगे गया है लेकिन वो पीछे रह गया, है ना। यहाँ पर ये गिर गया, तो ये वही वाला बुक है जो यहाँ ऊपर रखा हुआ था और ये वाला जो बुक है वो आगे निकल गया। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बुक भी यहाँ से यहाँ तो गया है, तो इसमें कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा। तो ये जो फोर्स लगा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो
और फ्रिक्शन फोर्स लगे तब उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लेते हैं कि ब्लॉक ए है, एक बी है, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक होगा, है ना, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, दोनों जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पर, ये फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बताया हमने यहाँ पर कि दिस फ्रिक्शन, दिस काइनेटिक फ्रिक्शन acts only when there is relative motion between two surfaces in contact, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये पॉइंट जो है वो बहुत हेल्प करता है काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने में। ये पॉइंट बताता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन always opposes the relative motion between two surfaces in contact, है ना, जो दो सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन को ये हमेशा अपोज करता है। ये फ्रिक्शन में भी ये हमने पॉइंट पढ़ा था, और इस पॉइंट का जो है सबसे ज़्यादा यूज किस लिए है, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने में। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे ये बताता है, किस तरह से हम लोग इसके हेल्प से काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इट हेल्प्स, इसको ऐसे लिखेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कैसे डायरेक्शन बताएंगे, कैसे पता करेंगे, देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सपोज अपने पास 3 ब्लॉक है ना, तो 2 ब्लॉक हो गए और एक तीसरा ब्लॉक ये है, साथ में नीचे ग्राउंड भी होगा, ग्राउंड हो गया ये, ठीक। अब इसमें से जो 3 ब्लॉक है, तीनों डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। जैसे ये हो गया ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, तो ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और जो नीचे वाला है वो चल रहा है इधर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो हमें पता करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ईच सरफेस। तो उसके लिए हम लोग इन तीनों का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे।
तो ये हो गया ब्लॉक ए, ठीक। ब्लॉक बी को हम लोग यहाँ बना देते हैं। ये हो गया ब्लॉक बी। फिर ये बना दिया हमने ब्लॉक सी, और एक ग्राउंड भी दिखा देते हैं यहाँ पर। ये हो गया ग्राउंड। तो इसमें से जो सबसे ऊपर वाला है ये है ब्लॉक ए, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इधर। ये हो गया ब्लॉक बी, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया ब्लॉक सी, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और ये है ग्राउंड, जो कि रेस्ट पर होता है हमेशा, है ना। अब हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। तो डायरेक्शन पता करने के लिए आप देखेंगे जब यहाँ पर और यहाँ पर ये दो सरफेस कांटेक्ट में है, तो इनके बीच फ्रिक्शन निकालना हो तो हम इन दोनों में से किसी एक पर ऑब्जर्वर बैठा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठाया, है ना। तो ऑब्जर्वर बैठाने से हम ये पता कर सकते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए किधर जा रहा होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर खुद ही राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेकिन ये जो है ये ऑब्जर्वर स्लो चल रहा है। ऑब्जर्वर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से और ए चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इस ऑब्जर्वर को ये जो ब्लॉक ए है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो इसका रिलेटिव मोशन जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मान लेते हैं कि ये F1 है, ठीक। अगर उस पर F1 डायरेक्शन में है तो जो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है आगे, तो ए के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर जा रहा होगा किधर, पीछे जा रहा होगा, नहीं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इस पर फ्रिक्शन आ जाएगा इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में F1, है ना। जस्ट इस लेफ्ट वाले ए पर जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड का लगना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ये सरफेस है और फिर एक ये सरफेस है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं कि B का नीचे वाला सरफेस और C का अपर सरफेस, इन दोनों के बीच में हमें फ्रिक्शन पता करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पर एक ऑब्जर्वर बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ऑब्जर्वर खुद लेफ्ट में जा रहा है और B जो है राइट में जा रहा है ना। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक B है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ब्लॉक B पर जो फ्रिक्शन आएगा वो उसका उल्टा आना चाहिए, रिलेटिव मोशन का उल्टा आना चाहिए, है ना। यहाँ भी हमने क्या किया था, रिलेटिव मोशन था इधर, V रिलेटिव कर देते हैं, रिलेटिव था इधर तो फ्रिक्शन फोर्स लगा इधर, है ना। उसी तरह से अगर इसके रिलेटिव में B का मोशन देखेंगे तो रिलेटिव मोशन आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा, इसको करेक्ट करते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो C पर ऑब्जर्वर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में, C पर जो ऑब्जर्वर बैठा है इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक B जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में इधर, तो V रिलेटिव होगा इधर। तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेते हैं कि F2 है, ठीक। अब चूंकि C के रेस्पेक्ट में B पर फ्रिक्शन लगे लेफ्टवर्ड, तो इस पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन फोर्स, F2 इधर आ जाएगा, ठीक। अब हमें चेक करना है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में चेक करना हो तो इन दोनों में से कहीं एक पर ऑब्जर्वर बैठाएंगे। तो ऑब्जर्वर हम लोग बैठा देते हैं ग्राउंड पर। तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो C है वो जा रहा है लेफ्ट में, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, राइट में आएगा। मान लेते हैं F3 आ गया।
तो उसके जस्ट अपोजिट ग्राउंड पर फ्रिक्शन लगेगा F3। ठीक, तो इस तरह से हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। एक बार फिर से समझते हैं। B के रिलेटिव, A का रिलेटिव मोशन था राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन लग गया यहाँ पर, और इसका उल्टा लगता है यहाँ पर, है ना, या A के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन B का पीछे होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स राइटवर्ड लग गया आगे की तरफ। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में B का रिलेटिव मोशन है राइटवर्ड, तो फ्रिक्शन आ गया लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लग गया। उसी तरह से इन दोनों के बीच में चेक करना हो तो यहाँ पर रिलेटिव, यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठाएंगे, इसके रिलेटिव ब्लॉक C जा रहा है लेफ्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया राइट में, और उसका जस्ट अपोजिट ग्राउंड पर लग गया F3। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन अगर पता हो तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, और सेकेंड पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ kinetic friction is directly proportional to the normal reaction between two surfaces in contact, है ना। ऐसे समझें कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन। ठीक, वेयर mu k is a proportionality constant called coefficient of kinetic friction। ठीक है, तो इसको यूं समझा जाए, इस पॉइंट में हमें ये समझाया गया कि अगर दो ब्लॉक है ना, और दो ब्लॉक है A और B, तो इनके बीच में अगर यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पर ऊपर और इस पर नीचे, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन n है, ठीक है, तो इस n पर डिपेंड करता है ये फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये n हो गया और ये n हो गया। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उस नॉर्मल n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो म्यू के है वो इनके बीच में जो सरफेस है दोनों का, उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि अपने पास दो ब्लॉक दिए गए हैं, एक ब्लॉक है A जिसका कि मास है 2 kg, और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg। ऊपर वाले का मास ले लेते हैं 2 kg और नीचे वाले का 4 kg। यहाँ पर म्यू के का वैल्यू है 0.2
और यहाँ पर म्यू के का वैल्यू है 0.1। ठीक, तो अगर इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो जो 2 kg का ब्लॉक है उस 2 kg ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा है ना, यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, इसको मान लो हम लोग कह देते हैं N1, और नीचे आएगा इसका खुद का वेट 2g। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो N1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2g। उसी तरह से अगर दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो दूसरे वाले ब्लॉक पर ऊपर से एक नॉर्मल लगेगा N1, इसका खुद का वेट है जो कि 4 kg होगा, मास तो नीचे लगेगा 4g, और एक नीचे से ऊपर नॉर्मल लगेगा N2। ठीक, चूंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर से दो फोर्सेज लग रहे हैं N1 प्लस 4g इज इक्वल टू N2। N1 का वैल्यू ऊपर से 2g रख दें तो N2 का जो वैल्यू है वो हो गया 4g। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो ब्लॉक है ना, इन दो ब्लॉक्स के बीच में हमें फ्रिक्शन पता करना है ना। तो हम ऐसे करेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन मान लेते हैं कि इस पर फ्रिक्शन है इधर F1, तो इस पर फ्रिक्शन आ गया इधर F1। ठीक, और इधर अगर इस पर F2 है तो इस पर इधर F2 आएगा। ये 2 kg वाला ब्लॉक है और ये 4 kg वाला ब्लॉक है। ठीक, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं अभी, या चाहे तो मोशन देख सकते हैं, इसका मोशन हम लोग ले लेंगे, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड इधर है। ठीक, और साथ में ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है इधर वो है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप चेक कर लेना, ये आएगा ऊपर वाले का फ्रिक्शन राइटवर्ड और यहाँ पर लेफ्टवर्ड। तो हमें F1 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना चाहिए, म्यू के 1 इंटू N1 लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन निकालना हो तो यहाँ का म्यू लेंगे, ये वाला, ये अपना म्यू के 1 हो गया, और यहाँ का नॉर्मल लेंगे। ठीक है, तो म्यू के 1 कितना है 0.2 और N1 कितना है 2g, है ना, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। उसी तरह से जब इनके बीच में फ्रिक्शन निकालना हो F2 तो इनके बीच का म्यू लेंगे, यानी ये वाला लेंगे म्यू के 2 इंटू इनके बीच का नॉर्मल लेंगे, ये नॉर्मल है N2, तो यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पर रखेंगे N2। तो म्यू के 2 जो है वो है 0.1 रखेंगे, और जो N2 है वो आया है 6g। एक्चुअली में इसको हम लोग थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4g प्लस 2g था तो ये 6g होगा, तो N2 का वैल्यू यहाँ पर 6g रखेंगे तो ये आएगा 6 न्यूटन। तो नीचे वाले जो सरफेसेज हैं उनके बीच में फ्रिक्शन आ गया 6 न्यूटन का यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 4 न्यूटन का। ठीक, तो एक बार फिर से हम लोग छोटा सा फिगर बना करके इनको क्लियरली लिखेंगे कि किस सरफेस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक हो गया, ये 4 kg का ब्लॉक हो गया, और ये हो गया ग्राउंड सरफेस। ठीक, तो इसमें से
जो ऊपर वाला ब्लॉक है 2 kg का और बीच में है 4 kg का, तो इस पर इधर फ्रिक्शन फोर्स है F1 जो कि 4 न्यूटन आया है ना। ये देखेंगे यहाँ पर 4 न्यूटन आया है, तो यहाँ पर भी F1 4 न्यूटन आ गया, ठीक। और नीचे वाले पर हमने यहाँ F2 दिखाया है, तो इस पर आएगा F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, तो यहाँ पर आएगा F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो अभी तक फ्रिक्शन में हमने जो भी पढ़ा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। कैसे? आप देखेंगे कि हमने कहा था शुरू में कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, जैसे ये हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे इस पर F1 लग रहा है राइटवर्ड, इस पर लग रहा है लेफ्टवर्ड। यहाँ भी वैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन और 6 न्यूटन इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक। तो हमें क्या ध्यान रखना है काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते टाइम में कि जिन दो सरफेस की हम बात कर रहे हैं उन्हीं के बीच का म्यू लेना है और इन्हीं के बीच का एन भी लेना है, और यहाँ पर निकालना हो तो इन दोनों के बीच का म्यू लेना है और इन्हीं दोनों के बीच का नॉर्मल लेना है। कोई तीसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो ये चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि म्यू के इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास दो तरह के टेबल है ना। एक टेबल ये है ठीक, एक टेबल ये हो गया। ये ऐसा मान लेते हैं कि ये वुड का बना हुआ है, और एक दूसरा टेबल है जो कि ग्लास का बना हुआ है ना। ये जो टेबल है ये ग्लास का बना हुआ है। इन दोनों के ऊपर हम लोग एक छोटा सा कॉइन रखते हैं, ठीक है। ये कॉइन हो गया, इस पर भी बिल्कुल सेम कॉइन है, तो इस पर भी इसको चलाएंगे और इस पर भी इसको चलाएंगे, तो इनके बीच में जो म्यू का वैल्यू आता है, यहाँ पर म्यू का वैल्यू है 0.6 और यहाँ पर म्यू का जो वैल्यू है वो है 0.4। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि जो म्यू है या जो म्यू के है वो इस कॉइन का प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सिर्फ कॉइन की प्रॉपर्टी होती तो जहाँ जहाँ कॉइन चलता वहाँ वहाँ म्यू का वैल्यू एक ही होना चाहिए था, है ना। तो कॉइन दोनों जगह एक ही है तो म्यू का वैल्यू भी एक ही रहता अगर ये म्यू इस कॉइन की प्रॉपर्टी होती तो। लेकिन कहा गया कि ये जो म्यू है या म्यू के है ये इस एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कॉइन और वुड दोनों को मिलाकर के म्यू का वैल्यू 0.6 है। यहाँ पर कॉइन और ग्लास चूंकि कॉम्बिनेशन चेंज हो गया इसलिए म्यू के चेंज हो गया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो म्यू के है वो इनमें से किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ना वुड की ना कॉइन की। ये वुड और कॉइन की प्रॉपर्टी है 0.6 और यहाँ पर ये जो 0.4 है ना कॉइन की प्रॉपर्टी है ना ग्लास की प्रॉपर्टी है। जब ये दोनों साथ में रहेंगे तभी ये म्यू के 0.4 वैलिड होगा। इसलिए कहते हैं कि जो म्यू के है वो
दो सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं, जिनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है, उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक। और एक फोर्थ पॉइंट होता है, वो ये होता है कि म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। म्यू के इज independent of area of contact between two bodies। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कॉइन है, यहाँ पर इस कॉइन को हमने फ्लैट रखा हुआ है तो म्यू का वैल्यू 0.6 है। अगर इस कॉइन को मैं खड़ा भी कर दूं, है ना, अगर मैं इस कॉइन को इसके ऊपर, ये सेम वुड का है, अगर इस कॉइन को वर्टिकली खड़ा कर दूं तो भी म्यू का वैल्यू उतना ही रहेगा, है ना। ये वही कॉइन है, तो यहाँ भी म्यू के का वैल्यू 0.6 ही रह जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो कॉम्बिनेशन यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, तो म्यू के का वैल्यू 0.6 ही रहेगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, जब फ्लैट रखा था, यहाँ वर्टिकल रख दिया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, लेकिन म्यू के चेंज नहीं हुआ। तो ये यहाँ ध्यान रखना है कि जो म्यू के होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में एक ब्लॉक दिया गया है और ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। इसको किसी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 0.2। हमें पता करना है फाइंड द डिस्टेंस traveled by block before it stops। कितना दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा। तो हमारा पहला काम तो ये होगा कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स पता करेंगे। तो आप देखेंगे कि चूंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये होना चाहिए म्यू के इंटू एन। नीचे आएगा इसका खुद का mg और ऊपर आएगा नॉर्मल फोर्स। चूंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा नहीं, तो y वर्टिकल इक्विलिब्रियम n इज इक्वल टू mg। So kinetic friction is equal to mu k into n, यानी mu k into mg, ये आ जाएगा, है ना। तो अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो देखेंगे कि इस पर जो नेट फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है। ये n और mg कैंसिल हो गए, तो नीचे पीछे की तरफ ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो पीछे की तरफ ही एक्सेलरेशन भी आएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा एफ के डिवाइडेड बाई मास। तो एफ के का वैल्यू यहाँ से रखेंगे म्यू के एम जी डिवाइडेड बाई एम, तो एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जी। तो एक्सेलरेशन है ये हो गया म्यू जी। ये हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास से इंडिपेंडेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मास अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब म्यू के का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 0.2, है ना। म्यू के का वैल्यू 0.2 है
और g का वैल्यू होता है 10, तो हम लोग रखेंगे एक्सेलरेशन जो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली में ये डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी है राइटवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, कुछ दूर चलने के बाद ये रुक जाएगा, है ना। तो इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 करनी है। जो u है वो हमें दिया गया है 20 + 2, एक्सेलरेशन को -2 लिख सकते हैं, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगा वो आएगा 400/4 यानी कि 100 मीटर। ठीक, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा गया है। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक का मास भी हमें पता नहीं है। ठीक है, मतलब एम रख दिया हमने ऐसे ही। तो अगर ये जो लेंथ है, ये इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ अगर 10 मीटर हो, तो हमें बताना है कि ब्लॉक को यहाँ से नीचे तक जाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर म्यू के का जो वैल्यू है वो है 0.02। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड from top of inclined plane find time taken by block to reach the bottom of plane। तो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारा पहला काम होगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं फिर से, और इस ब्लॉक पर देखेंगे कि एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, जो कि सीधा इधर आएगा mg, इधर आएगा नॉर्मल, और पीछे की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वो आएगा म्यू के इंटू n। ठीक, अगर ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू जो है मान लेते हैं 30 डिग्री है। इस एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर पहले इसको जनरल सोल्व करेंगे। ये अल्फा लिख लेते हैं। तो इस mg को हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा, वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल अल्फा के इक्वल होगा, इंक्लिनेशन के इक्वल होगा। तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos अल्फा, और इधर आएगा mg sin अल्फा। ठीक, तो चूंकि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये इक्विलिब्रियम में है ना, इधर कोई एक्सेलरेशन होगा a, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो an का वैल्यू लिखेंगे mg cos अल्फा, और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो लिखेंगे mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो mg sin अल्फा माइनस म्यू के इंटू n के जगह पर हम लोग रख देंगे ये वाला mg cos अल्फा इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से अगर m को
हटा दिया जाए कॉमन लेकर के, तो यहाँ बचेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस म्यू के इंटू कॉस अल्फा। अब देखेंगे कि यहाँ भी जो एक्सेलरेशन है वो भी मास से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक। ठीक, तो अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो सारे क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करके। तो अल्फा दिया गया है 30 डिग्री, म्यू के का वैल्यू है 0.2 और अल्फा 30 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 10/2, ये 1/2 है तो 2 हमने बाहर ले लिया, रह गया 1। ये √3/2 होता है तो 2 बाहर ले लिया तो रह जाएगा √3 इंटू 0.2, है ना। तो ये आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन है यहाँ पर, और यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5, माइनस ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा 0.34 अप्रोक्सीमेटली। तो 5 इंटू 0.66 कहा जा सकता है। तो हमें पता करना है कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया होगा, है ना। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसमें से u 0 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 10 मीटर, हाफ एक्सेलरेशन है 5 इंटू 0.66 इंटू t²। तो यहाँ से t का जो वैल्यू है अपना आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.56 सेकेंड। ठीक।